स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में है। स्टूडेंट्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का एक सिटी है कंपाला सिटी, जो कि बेसिकली युगांडा का कैपिटल सिटी है। तो कंपाला सिटी पिछले कुछ दिनों से न्यूज के अंदर है। आपको उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में जरूर से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसके जो लीडर्स का जो समिट है वो ऑर्गेनाइज किया गया इस कंपाला सिटी के अंदर में, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। आप देखिए कि इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं एस जयशंकर सर के द्वारा उस समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया गया। कल ही हमने उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको डिस्कस किया था कि उसी समिट के साइडलाइन के अंदर में जो मालदीव के जो मिनिस्टर हैं उनके साथ में डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया गया है। इंडिया और मालदीव के जो डिफरेंसेस अराइज हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर में उसको वहाँ पे डिस्कस किया गया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें जो कंपाला नाम का जो सिटी है उसके बारे में, तो आप देखें कि युगांडा का ये कैपिटल सिटी है। युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है, तो युगांडा के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में साउथ सूडान है वो सिचुएटेड है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको जो केन्या है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जिसका एक कटांगा रीजन है। उसके बारे में आप जरूर से गूगल करना, जरूर से उसके बारे में रीड करना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक रीजन है कटांगा रीजन, उसके परस्पेक्टिव से। स्टूडेंट्स, अगर हम सदर्न पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पे जो रवांडा नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि लेक विक्टोरिया के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है यहाँ पे युगांडा के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लेक विक्टोरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट लेक है लेक विक्टोरिया, उसके साथ में जो एरिया शेयर करने वाले जो कंट्रीज हैं जिसमें एक युगांडा है, युगांडा का जो कैपिटल सिटी है उसके द्वारा अपना एरिया शेयर किया जाता है लेक विक्टोरिया के साथ में। आप देखिए कि केन्या के द्वारा भी अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है लेक विक्टोरिया के साथ में, और तंजानिया नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा भी। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि बेसिकली जो रवांडा नाम का जो कंट्री है क्या उसके द्वारा अपना एरिया है उसको शेयर किया जाता है लेक विक्टोरिया के साथ में, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना लेक विक्टोरिया के पर्सपेक्टिव से। अगर हम लेक विक्टोरिया के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, लेक विक्टोरिया बेसिकली एक फ्रेश वाटर लेक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट लेक है। अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो लेक सुपीरियर है, जो ग्रेट लेक्स हैं यूएसए का, उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा लेक विक्टोरिया। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी में इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, क्या लेक विक्टोरिया फ्रेश वाटर लेक है या ब्रैकिश वाटर लेक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिएगा अगर लेक कोई भी लेक फ्रेश वाटर लेक है तो वहाँ पे रिवर्स का जो सोर्स है वो क्या है, कहाँ से जो वाटर है वो रिसीव किया जाता है उसके द्वारा, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस लोकेशन के बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी कुछ एरियाज हैं जो आपको रेगुलरली न्यूज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ आदेन का जो रीजन है, ये गल्फ ऑफ आदेन का रीजन रिसेंटली यहाँ पे जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, जो वहाँ पे शिप्स के ऊपर जो अटैक है वो इंक्रीज होने की वजह से काफ़ी कुछ न्यूज के अंदर है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे केन्या के बारे में, जो कि यहाँ पे युगांडा का नाइबर कंट्री है, तो आप देखिए कि केन्या का जो कैपिटल सिटी है नैरोबी, वो बेसिकली अपने इंस्टीट्यूशंस की वजह से आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। हमारा जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका भी हेडक्वार्टर आपको नैरोबी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 1972 के समय उसको इस्टेब्लिश किया गया था। 5 जो जून का जो डे है उसको हम इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वो यूएनईपी के द्वारा ही उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि 1978 के समय में यूएन हैबिटाट का जो हेडक्वार्टर है उसको भी नैरोबी के अंदर ही सिचुएटेड है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात करें तो आप देखिए कि सोमालिया का यहाँ पे इल नाम का एक टाउन है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडियन एक शिप है जिसको कि अटैक किया गया था पायरेट्स के द्वारा, उसको हाईजैक करने का कोशिश किया गया। इंडियन नेवी के जो मार्कोस नाम के जो कमांडोज हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय करने के समय में उस शिप को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इथोपिया के बारे में तो आप देखिए कि इथोपिया के जो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको कि हम अबे एदिस अली अहमद के रूप से जानते हैं, उनको 2018-19 के समय जो नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया था। और आप देखिए उनके द्वारा एक नाइल रिवर के ऊपर डैम है उसको कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश किया गया, जिस समय में एक कन्फ्लिक्ट है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ था उसके नाइबर कंट्रीज के साथ में।
तो आपको नाइल रिवर के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये वो पार्ट हैं जो काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आपको अफ्रीका का जो रिफ्ट वैली है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि जोग्राफी का जो फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको एक रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो लेक विक्टोरिया का जो एरिया क्रिएट हुआ है तो यहाँ का जो लैंड मास है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। कभी कभी जो मडागास्कर है उसको बेसिकली इसका पार्ट के रूप से जाना जाता है कि लेक विक्टोरिया का ये जो पार्ट है ये मडागास्कर के यहाँ पे सिचुएटेड है और यहाँ पे आपको जो लेक है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जोग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में तो इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको जरूर से होना चाहिए। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा ही इस मूवमेंट को बेसिकली फाउंड किया गया था 1960s का जो एरा है उस समय में। वर्ल्ड बेसिकली उस समय में 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड था, 2 ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड था। वो कोल्ड वार का एरा है स्टूडेंट्स। उस समय में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक ब्लॉक हुआ करता था, एक आपको जो यूएसएसआर का जो ब्लॉक है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा उस समय में किसी भी ब्लॉक को ना ज्वाइन करते हुए अपना ही एक मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया इंडिया और प्लस में 4 कंट्रीज और आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनके द्वारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया था 1960s के समय में। 4 कंट्रीज कौन से हैं स्टूडेंट? तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो इंडिया और इंडोनेशिया आपको एशिया से देखने के लिए मिलते हैं कि इंडिया प्लस में इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया। एशिया से हैं बेसिकली ये 2 कंट्रीज। 2 कंट्री आपको यहाँ पे अफ्रीका से देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर एक इजिप्ट नाम का कंट्री है और आप देखिए कि जो घाना नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि अफ्रीका से हैं। और स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर एक कंट्री हुआ करता था जिसको कि हम यूगोस्लोवाकिया के रूप से जानते हैं। तो यूगोस्लोवाकिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो 1960s के समय में स्टार्ट किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उनके बारे में तो जब भी आप सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली के अंदर विजिट करोगे जो रायसेना हिल्स का जो पार्ट है वहाँ पे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ऐसे रोड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बेसिकली उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके नेम के ऊपर उन रोड्स का जो नाम है वो रखा गया है सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली के अंदर में जिनके द्वारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया था 1960s के समय में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में है। कंपाला सिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। युगांडा के जो नाइबर कंट्रीज हैं जो बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है उसके बारे में हमने देखा। और आपका होमवर्क क्या है यहाँ पे, क्या रवांडा नाम का जो कंट्री है वो अपना एरिया शेयर करता है लेक विक्टोरिया के साथ में? इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में तो बिल्किस बानो केस के रिगार्डिंग में है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बिल्किस बानो केस के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है पिछले वीक के अंदर में। बिल्किस बानो केस के जो कन्विक्टेड पर्सन्स हैं उनका जो रेमिशन प्रोसेस है उसको कैंसिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के द्वारा। आप देखिए कि उनको 2 वीक्स का जो टाइम है वो दिया गया था कि उनको जेल के अंदर रिपोर्ट करना है। उनके द्वारा एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया। कुछ अपने पर्सनल रीजन से वो बताए गए कि उनको मोर टाइम है वो यहाँ पे चाहिए वापस से प्रिजन के अंदर में जाने के रिगार्डिंग में। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जो पेटिशन है उसको कैंसिल किया गया है बिल्किस बानो केस के अंदर में। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रेमिशन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 है वो बेसिकली पार्डन प्रोसेस से रिलेटेड है। आप देखिएगा आर्टिकल 72 है वो पार्डन प्रोसेस से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे गवर्नर के पर्सपेक्टिव से भी आपको एक पार्डन का जो आर्टिकल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या वो आर्टिकल 361 है? उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना गवर्नर का जो पार्डन पावर है वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो पार्डन प्रोसेस के अंदर ही आपको एक रेमिशन का प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसे प्रिजनर्स है जिनका बिहेवियर सही है तो प्रिजनर जो पॉलिसी है उसका रेमिशन पॉलिसी के अंडर में उनको समय से पहले रिलीज है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में कुछ केस हैं वो भी न्यूज़ के अंदर में थे बिल्किस बानो केस के रिगार्डिंग में कि यहाँ पे कब किसी प्रिजनर को रिलीज करना है जेल से। क्या अगर उसका गुड बिहेवियर है तो उसके बेसिस पे उसको रिलीज किया जा सकता है। क्या गवर्नमेंट का यहाँ पे कौन सा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिनके द्वारा डिसीजन लिया जा सकता है किसी भी कन्विक्टेड पर्सन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि बेसिकली यहाँ पे जो रेमिशन का जो प्रोसेस है उसको क्यों कैंसिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे एक केस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही 2015 के समय एक केस के अंदर जो जजमेंट है वो दिया गया था। केस के बारे में अगर हम बात करें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वी सरीहरन नाम का जो केस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वी सरीहरन नाम का जो केस है जो 2015 से रिलेटेड है जिसके अंदर कहा गया
अगर कोई स्टेट है जिसके अंदर में बेसिकली किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे रेमिशन के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है। अगर हम इस बिल्किस बानो केस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि बेसिकली गुजरात के अंदर इंसिडेंट हुआ था। गुजरात का जो दाहोद डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। बिल्किस बानो के साथ में जो रेप है वो किया गया, उसके फैमिली मेंबर्स को वहां पे मार दिया गया था। आप देखिए कि बिल्किस बानो उस समय में प्रेग्नेंट थे, उनका जो प्रेगनेंसी का समय था उस समय में उनके साथ में इस तरीके का जो इंसिडेंट है उसको कैरी आउट किया गया। तो स्टूडेंट्स इनका जो केस है उसको ट्रांसफर कर दिया गया था गुजरात स्टेट महाराष्ट्र स्टेट को सीबीआई के द्वारा, और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इनका डिसीजन लेना था इनके रेमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में कि इनको जेल से रिलीज करना है या नहीं करना है। तो इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनका जो रेमिशन का जो प्रोसेस है उसको कैंसिल किया गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कमेटी के बारे में भी पता होना चाहिए। जब भी किसी प्रिजनर को रिलीज किया जाता है तो कमेटी के द्वारा जो डिसीजन है वो देखने के लिए मिलता है। कमेटी के द्वारा 4-5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको एनालाइज किया जाता है। क्या कन्विक्टेड पर्सन है उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस तरीके से है, क्या उनके द्वारा कोई इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है सोसाइटी के अंदर में, क्या ये आप देखिए कि उन जो कन्विक्टेड पर्सन है उनका जो क्राइम है वो किस तरीके का है, क्या उसका जो सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज को हम रीड करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन किया गया है। आर्टिकल 51A के अंदर कहा जाता है कि कोई भी ऐसा डेरोगेटरी प्रैक्टिस है अगेंस्ट द वुमेन के पर्सपेक्टिव से तो उसको हमको रिनाउंस करना है, उसको हमको यहाँ पे स्टॉप करना है। बट आप देखिए कि बिल्किस बानो केस के अंदर में उन पर्सनस को उनके गुड बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से अर्ली फेज के अंदर में वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रेमिशन का जो प्रोसेस है उसको भी रिव्यू किया जा सकता है क्या स्टूडेंट। तो आप देखिए कि केस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट का जो रेमिशन का जो प्रोसेस है उसको रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे कि इस बिल्किस बानो केस के अंदर में किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपको उस केस के बारे में पता होना चाहिए जो लक्ष्मण नास्कर नाम का जो केस है जिसके अंदर एक कमेटी स्टेज के बारे में डिस्कस किया गया है कि कमेटी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा उनका जो क्राइम है उसके पर्सपेक्टिव से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जो प्रिजनर है उसका किस तरीके का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स को वहाँ पे उसका जो फिजिकल स्टेट है किस तरीके से है, मेंटल स्टेट किस तरीके का है, ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनको वहाँ पे एग्जामिन किया जाता है कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक पॉलिटिकल बेसिकली केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फाइल किया गया था तमिलनाडु के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उनकी पार्टी के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उसमें इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया है कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ही ये डील किया जाएगा आपके इस केस को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के ही पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उनका ऑर्गेनाइज होने वाला है। ये हमारे 6th बेसिकली यूथ गेम्स है जिनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा तमिलनाडु के अंदर में। 2018 के समय में इनको स्टार्ट किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। आप देखिए कि जो खेलो इंडिया गेम्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक आपको यूनिवर्सिटी स्टेज के अंदर देखने के लिए मिलता है, एक आपको यूथ के गेम्स देखने के लिए मिलते हैं। 18 ईयर्स जो बेसिकली एज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रिगार्डिंग में 18 का ईयर का जो एज है उसको एक एज लिमिट के रूप से देखा गया है। आप देखिए कि हमारा जो टारगेट ओलंपिक पोडियम है उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे प्लेयर्स है उनको प्रिपेयर करना है। खेलो इंडिया एक स्कीम भी आपको देखने के लिए मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसके अंदर में कुछ इंसेंटिव है वो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन को प्रोवाइड किया जाता है। 1000 स्पोर्ट्समैन को वहाँ पे चूज किया जाता है खेलो इंडिया स्कीम के अंडर में ईयरली बेसिस पे, जिनको वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स आपको रिलेटेड मिनिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रिगार्डिंग में, या खेलो इंडिया का जो स्कीम है उसके पर्सपेक्टिव से जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टारगेट ओलंपिक पोडियम के रिगार्डिंग में आने वाले ओलंपिक्स के अंदर में अच्छे से जो मेडल है उसको सिक्योर कर सके, ऐसे प्लेयर्स को प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग में गेम्स हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम है उसको स्टार्ट किया गया था, या खेलो इंडिया स्कीम है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसको गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द खेलो इंडिया गेम्स के बारे में है, यूथ गेम्स के बारे में जो चेन्नई के अंदर स्टार्ट हुई, इसका 6th एडिशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स हैं जिनको प्रैक्टिस किया जाता है। उन मार्शल आर्ट्स को भी बेसिकली ऐड किया गया था खेलो इंडिया के गेम्स के अंदर में 2021 के समय में, जिसमें कालारी पयत्तू हैं। कालारी पयत्तू के अलावा आप देखिए कि सारी सड़क हैं जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर में प्रैक्टिस किया जाता है।
तो हमारी कुछ मार्शल आर्ट्स हैं उनको भी बेसिकली ऐड किया गया था खेलो इंडिया गेम्स के अंदर में, उसके बारे में आपको जरूर से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राहुल गांधी के बारे में है, कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल लीडर हैं। अभी प्रेजेंट समय में अपनी एक यात्रा की वजह से न्यूज में है, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट से यहाँ पे गुजर रहा है प्रेजेंट समय में। आप देखिए उनके द्वारा जब उनकी यात्रा आसाम का जो माजुली डिस्ट्रिक्ट है उससे जब पास हुआ, माजुली बेसिकली एक आइलैंड भी है स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, रिवराइन आइलैंड के रूप से हम जानते हैं माजुली आइलैंड को। तो माजुली जो डिस्ट्रिक्ट है उससे पास हुआ, तो वहाँ पे एक वेस्टर्नाइज जो मोनेस्ट्री है उसके अंदर में वो गए थे, उनके द्वारा वहाँ पे जो वर्शिप है उसको कैरी आउट किया गया। अगर हम बेसिकली उस मोनेस्ट्री के बारे में बात करें जो लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, एक न्यू वैष्णव जो सेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि शंकरादेवा के द्वारा स्टार्ट किया गया था आसाम के अंदर में। आप देखिए कि शंकरादेवा वही पर्सन है जिनके द्वारा आपको जो भोर गीत है, जिनके द्वारा आपको जो सट्रिया डांस है उसका जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। शंकरादेवा का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में आप जरूर से रीड करना स्टूडेंट्स। आप देखिए कि काफ़ी बार यूपीएससी में 2015 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दादू पंथ है, गुरु नानक है, ऐसे 3 पर्सन से उनका कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पूछ लिया गया, क्या वो कंटेम्प्रेरी है। तो आप देखिए कि गुरु नानक के ही कंटेम्प्रेरी आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ समय का कंटेम्प्रेरी पीरियड है शंकरादेवा का। उस समय में काफ़ी सारे ऐसे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हैं, काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो भक्ति मूवमेंट के आपको देखने के लिए मिलते हैं उस एरा के अंदर में, जैसे कि दादू हैं, संत दादू हैं, मीराबाई हैं। मीराबाई का जो डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था अभी रिसेंटली यहाँ नवंबर के मंथ के समय में। आप देखिए गुरु नानक का भी एरा उसी समय में है। तो आप और इसके अलावा अगर हम बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, अब्दुल रहीम खान हैं, उनका भी टाइम पीरियड आपको उसी 100-200 ईयर्स का जो समय है उसी समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे वैष्णो एक मोनेस्ट्री है जिसकी विजिट के लिए गई, जो 1663 के समय में जो माजुली आइलैंड है वहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम उस मोनेस्ट्री के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स उस मोनेस्ट्री का नाम है श्री श्री ओनियत्ती सतरा के नाम से हम जानते हैं, श्री श्री ओनियत्ता सतरा के रूप से हम जानते हैं। आप देखिए कि वहाँ पे एक आसामीज गोमछा आपको देखने के लिए मिलता है। आसामीज एक गोमछा है जिसको कि गले के अंदर पहना जाता है। बेसिकली अगर आप नॉर्थन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करोगे, आप इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में बात करोगे, तो आपको जो गमछा जो वर्ड यूज किया जाता है, बेसिकली जो तौलिया जो होता है, जो काफ़ी बार आपको रूरल एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि लोग अपने जो अपना जो बेसिकली गला है उसके अंदर में यूज करते हैं एज ए ड्रेस के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि आसामी जो गोमछा आपको देखने के लिए मिलता है, जो गोमछा को भी यहाँ पे बेसिकली उनके द्वारा पहना गया है राहुल गांधी के द्वारा वहाँ पे। और आपको अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो आसामीज भोना है, जो कि श्रीमंतु शंकरादेवा के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, एक थिएट्रिकल जो प्रोसेस है जिसमें आसामीज और ब्रजावली जो लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स भोर गीत है उसको भी वहाँ पे उनके द्वारा सुना गया है, जो आसामीज भोना है उसको भी वहाँ पे सुना गया, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कास्ट सेंसस के बारे में है, आप देखिए कि बिहार स्टेट के द्वारा कास्ट सेंसस को रिलीज करने के बाद में आंध्र प्रदेश के द्वारा भी उसका सेंसस का जो वर्क है उसको स्टार्ट किया गया है। स्टूडेंट 2011 के समय गवर्नमेंट के द्वारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को बेसिकली जो डाटाज है उनको कलेक्ट किया गया था, बट उसके अंदर जो कास्ट के जो डाटाज है उनको रिलीज नहीं किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आपको यहाँ पे जो सेंसस प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप देखिए कि एवरी 10 ईयर के बेसिस पे सेंसस का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा 1871 के समय में, जब लॉर्ड मायो हमारे यहाँ पे वॉइसरॉय हुआ करते थे। तो उस समय में नॉन सिंक्रोनाइज बेसिस पे 1871 के समय में फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे जो सेंसस है उसको कैरी आउट किया गया था। उसके बाद में आप देखिए कि 1881 के समय में जब लॉर्ड रिपन वॉइसरॉय हुआ करते थे तो उस समय में पहला एक सिंक्रोनाइज सर्वे है उसको कैरी आउट किया गया। उस समय में हमारे जो सेंसस कमिश्नर है वो कौन हुआ करते थे उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। ऑलरेडी भी ये टॉपिक, ये क्वेश्चन हमने 2-3 टाइम्स आपसे पूछा है कि उस समय में जो सेंसस कमिश्नर कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम ब्रिटिश एरा के समय का कास्ट सेंसस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1931 के समय का एक कास्ट सेंसस डाटा है वो आपको देखने के लिए मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में जो कास्ट सेंसस है उसको वहाँ पे डिसबैंड किया गया, उनके द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया गया। कास्ट का जो डाटा है उसको कभी भी रिलीज नहीं किया जाता था। सोशियो इकोनॉमिक जो डाटाज है उनको रिलीज किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा।
स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कंसर्न्स है वो भी रेज किए जाते हैं कास्ट सेंसस के पर्सपेक्टिव से। आप सपोज कीजिए किसी कास्ट का जो यहाँ पे नंबर्स है वो कम है और आपको प्रेजेंट समय में जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर में जो नंबर्स हैं उसका काफ़ी बड़ा रोल है, अगर आपका जो संख्या ज़्यादा होगा, इस तरीके के जो कंसर्न्स है वो रेज किए जाते हैं यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग के बेसिकली जो एक्सपर्ट पर्सन है उनके द्वारा कि आने वाले समय में हो सकता है कि मोर नंबर ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग में इस तरीके का जो प्रोसेस है वो विलेजेस के अंदर में जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है अपना जो कास्ट के जो नंबर्स है उनको इंक्रीज करने के लिए यूज किया जा सके। तो वुमेन का बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन हो सकता है कि उनको प्रॉपर यहाँ पे इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो ना दिया जाए, ऐसा भी यहाँ पे कंसर्न्स है उनको रेज किए गए थे कास्ट सेंसस के डाटा के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जोनल काउंसिल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का जो काउंसिल है उसका मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ। उस नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया जाता है और मीटिंग को हेड किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्टर ऑफ हमारे जो होम अफेयर्स है उनके द्वारा हेड किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको जोनल काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जोनल काउंसिल के पर्सपेक्टिव से। हमारा जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो जोनल काउंसिल है उनको बनाया गया था जिससे कि इंटर स्टेट जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट किया जा सके, सेंटर स्टेट इंटर स्टेट जो कोऑपरेशन है उसको बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वही है जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रूप से भी हम जानते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले आपको देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको ए बी सी और डी का जो कैटेगरी है उसके अंदर डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर डी के अंदर आपको अंडमान एंड निकोबार है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जोनल काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हेड किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है जिसको कि 1971 के समय क्रिएट किया गया था। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो मैप है स्टार्ट में आपको आसाम देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद में आप देखिए कि 1962 के समय जो नागालैंड है उसको क्रिएट किया गया और कंप्लीट जो नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है 1972 के समय स्टेब्लिशमेंट में आता है जब अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और 3 स्टेट्स वहाँ पे नए जो वहाँ पे क्रिएट किए गए थे 1972 के समय में। आप देखिए कि फिर जो अरुणाचल प्रदेश और जो नागालैंड है उसको स्टेटहुड कब दिया गया, गोवा के साथ में 1987 के समय दिया गया है उसको स्टेटहुड। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में जब आप रीड करोगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये बेसिकली एक पर्सन है जो कि एक मर्डर के चार्ज के अंदर में जेल के अंदर बंद है, उनको समय समय पे जो फरलोग है पैरोल है वो दी जाती है, तो आपको फरलोग और पैरोल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि 2021 का समय का जो प्रीलिम्स है 21 या शायद 22 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था फरलोग और पैरोल के पर्सपेक्टिव से। तो इन दोनों के डिफरेंस के बारे में आप रीड करना, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी भी डिस्कस किया था नवंबर के मंथ के समय में जब इनको रिलीज किया गया था, क्योंकि इनका बेसिकली कुछ फैन फॉलोइंग है, कुछ लोग इनसे इन्फ्लुएंस रखते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इनको यूज किया जाता है एज ए अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको वोटर के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इसी वजह से इनका समय समय पे जो रिलीज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पैरोल एंड फरलोग के बारे में आप जरूर से रीड करना। आप देखिए कि हमने जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है उसको डिस्कस किया था कि वार्मर टेम्परेचर होने की वजह से विंटर के समय में जो आइस है वो नहीं देखने के लिए मिला है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो बेसिकली जो चादर ट्रैक है जो कि जास्कर रिवर है वो वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है चादर ट्रैक। तो आप देखिए कि ये बेसिकली जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पे नहीं कैरी आउट किया जाएगा क्योंकि लेस नंबर ऑफ जो स्नोफॉल है, लेस नंबर ऑफ आइस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। बेसिकली जो आइस के अंदर में जो हॉकी खेला जाता है उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा प्रेजेंट समय में हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है उसके अंदर में। आप देखिएगा अगर बर्फबारी अच्छे से नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी सीवियर आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली जो समर के समय में। अगर हम बात करें यहाँ पे चादर ट्रैक के बारे में तो फ्रोजन जो जास्कर रिवर है वहाँ पे इसको कैरी आउट किया जाता है और कारगिल से लेह को कनेक्ट करने वाला बेसिकली जो एरिया है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे द्रास के बारे में भी डिस्कस किया गया है, इंडिया का जो सेकंड कोल्डेस्ट एरिया है जो लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है। आइस हॉकी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो -4 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है तो उस समय में आइस हॉकी का जो गेम है वो देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे अच्छे से बर्फबारी ना होने की वजह से आइस हॉकी जो खेलना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं हो पाया। बट आप देखिए कि आर्टिफिशियल जो आइस है उसको यूज किया गया है इसके इस गेम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चिल्ली कलान के बारे में भी पता होना चाहिए कि 40 डेज का एक हार्श विंटर का जो समय है जो बेसिकली कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिला है। इस साल जो 40 डेज के समय में
जो बर्फबारी है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बोइंग के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए बोइंग कौन सा कंपनी है, एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में है। बोइंग का जो मैक्स 377 है वो न्यूज के अंदर में था, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट सामने आने की वजह से अभी बोइंग के द्वारा अपना एक जो प्लांट है वो लगाया गया है कर्नाटक के अंदर में। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंडिया का जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर है उसको डेवलप किया गया, जिसके द्वारा आने वाले समय में एयरक्राफ्ट को यहाँ पे जो प्रिपेयर है, डिजाइन है, वो किया जाएगा कर्नाटक के अंदर में। तो बेसिकली ये मेजर इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड द यूएसए के आउटसाइड में, यहाँ पे बोइंग के द्वारा एक मेजर इन्वेस्टमेंट है वो किया गया है कर्नाटक के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम कर्नाटक के ही पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि वहाँ पे एशिया का जो लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसके द्वारा भी अपना एक प्लांट है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि बेसिकली आपको तुमाकुरु नाम का जो जगह है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बोइंग के द्वारा एक सुकन्या जो स्कीम है, सुकन्या जो प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च किया गया है। आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट का भी सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके थ्रू बेसिकली गर्ल चाइल्ड के जो पेरेंट है उनके द्वारा अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। 18 ईयर कंप्लीट होने के समय में उस अकाउंट के जो मनी है उसको यूज किया जा सकता है हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बोइंग का जो सुकन्या प्रोग्राम है उसके बारे में, तो बोइंग के द्वारा जो साइंस टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर में गर्ल्स को यहाँ पे प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से, एविएशन सेक्टर को अपने करियर के रूप में उनके द्वारा यूज किया जा सके, तो एक बोइंग के द्वारा सुकन्या प्रोग्राम है उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज है आर्टिकल 1 के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि इंडिया डेट इज भारत सेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो वर्ड है उसको मेंशन किया गया। इंडिया और भारत दोनों ही वर्ड हैं जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल के फोर फादर्स हैं उनके द्वारा ट्रेडिशनल नेम है और ओल्ड जो नेम है, सॉरी हमारा जो ट्रेडिशनल नेम है और जो मॉडर्न नेम है इंडिया, दोनों को ही यूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो अभी रिसेंटली केरल के द्वारा एक पेटिशन को फाइल किया गया सेंटर के पर्सपेक्टिव से कि उनके द्वारा जो नेम जो चेंज किया जाने वाला है, जो भारत वर्ड यूज किया जाएगा, तो उसको यहाँ पे रिव्यू कीजिए आप। तो बेसिकली उसको रिजेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर में हमारा आर्टिकल 1 के अंदर बोथ नेम्स मेंशन है, तो अगर हमारे द्वारा भारत वर्ड है उसको यूज किया जाए तो कोई इसके अंदर में गलत बात नहीं है। आर्टिकल 1 के अंदर मेंशन है इंडिया डेट इज भारत। भारत मीन्स दैट भारत का जो संतान है उसके पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। इंडिया आप देखिए कि इंडस के पर्सपेक्टिव से भी देखने के लिए मिलता है, और इसका एक प्रेजेंट समय में आपको और इसका एक डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो इंडिया वर्ड है, जो बेसिकली जो कॉलोनियल जो पावर्स हुआ करते थे उनके द्वारा जो इंडियन वर्ड है, जैसे कि रेड इंडियंस नाम का एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। तो रेड इंडियन जो बेसिकली यूएस का जो ओरिजिनल जो ट्राइब्स हुआ करते थे उनके लिए वो यूज किया करते थे। कोलंबस नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा यूज किया गया था। तो वेस्ट इंडीज नाम की जो पर्सन से जो इंडियन जो वर्ड है वो यूज किया जाता था। कॉलोनियल अपना जो माइंड सेट है उनको यहाँ पे बेसिकली जो उनकी कॉलोनी के जो लोग हैं ओरिजिनली वहाँ से बिलोंग करते हैं उनके रिगार्डिंग में, तो ये भी आपको एक वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है। इंडिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो इंडस रिवर के पर्सपेक्टिव से है कि इंडस के जो पार्ट के वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको इंडियंस के रूप से कहा गया है। पीएम सर के द्वारा अपना जो लोकसभा कैंपेन है उसी को यहाँ पे एक इनिशिएशन किया गया है। आप देखिए कि सोलापुर का जो जगह है, सोलापुर कहाँ है महाराष्ट्र का, जब आप मैप देखोगे तो आपको एक मल्टी लिंग्विस्टिक एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। सोलापुर बेसिकली सपोज कीजिए कि महाराष्ट्र का मैप है, तो यहाँ पे आपको जो सोलापुर है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सोलापुर बेसिकली यहाँ पे जो तेलंगाना है उसके साथ में भी एरिया शेयर करता है। यहाँ पे जो कर्नाटक है उसके साथ में भी इसका एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे मल्टी लिंग्विस्टिक जो पीपल्स हैं वो पाए जाते हैं। मराठी जो लैंग्वेज है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है इस एरिया के अंदर में। तो पीएम सर के द्वारा अमृत मिशन के थ्रू वहाँ पे जो स्कीम्स है उनको लॉन्च किया गया है। आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा जो सोलापुर का जो रीजन है उसके अंदर में एक हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे बनाया गया, जिसको कि हम रेनगर के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि बेसिकली वो हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट है, वो एक लोवेस्ट लार्जेस्ट लो कॉस्ट आपको हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 15,000 के आसपास जो हाउस हैं उनको बनाया गया है। बेसिकली सीपीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीआई जो मार्क्सिस्ट नाम का पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक पॉलिटिकल लीडर है उनका आपको यहाँ पे एक बेसिकली जो लो कॉस्ट हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स है उनको बनाया जा सके, जो कि हैंडलूम वर्कर्स हैं, पावर लूम के जो वर्कर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, बीडी वर्कर्स हैं, उनके लिए बेसिकली हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे बनाया गया। पीएम सर के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि अगर उनको एक और टेन्योर मिलता है एज ए यहाँ पे पीएम के रूप में, तो इंडिया यहाँ पे टॉप 3 इकोनॉमीज के पार्ट के रूप में होगा।
आप देखिए कि हमारे यहाँ पे व्हाट्सअप का एक स्कैम है, उसके बारे में मेंशन किया गया है कि व्हाट्सअप को यूज किया जाता है यहाँ पे जो स्क्रीन शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है व्हाट्सअप के अंदर में, जिसको कि बेसिकली डाटा ब्रीच के रिगार्डिंग में, यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड के रिगार्डिंग में वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एंड डिजाइन के रूप से हम जानते हैं। आप देखिए उनके द्वारा बताया गया कि 10,000 करोड़ के आसपास जो यहाँ पे मनी है उसका फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है पिछले 1 ईयर के अंदर में। यहाँ पे आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप से जानते हैं। I4C नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा बताया गया है कि 10.6 करोड़ के आसपास जो मनी है वो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड के रूप में जो फ्रॉड करने वाले जो पर्सन है जिनके द्वारा लोगों का कलेक्ट किया गया है। तो बेसिकली व्हाट्सअप के रिगार्डिंग में बताया गया कि यहाँ पे डाटा ब्रीच है, ये इंसिडेंट देखने के लिए मिले हैं। मैक्सिमम जो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स किए जाते हैं वो वियतनाम, केन्या, इथोपिया, मलेशिया से रिलेटेड जो पर्सनस है वहाँ पे जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे रेनफॉल के पैटर्न के बारे में है। आप देखिए रिसेंटली जो IMD के 150 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। IMD के 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। IMD के 150 ईयर्स को कंप्लीट होने के समय में जो एक CEEW नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम बेसिकली यहाँ पे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड वाटर के पर्सपेक्टिव से एक काउंसिल के रूप से जानते हैं, काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड वाटर के पर्सपेक्टिव से, जिनके द्वारा 1982 से लेकर 2022 तक का रेनफॉल पैटर्न है उसको ट्रेंड को एनालिसिस किया गया तहसील का जो ब्लॉक का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 4400 के आसपास जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जो रेनफॉल का जो ट्रेंड है उसको एनालाइज किया गया है इनके द्वारा। स्टूडेंट्स इस ट्रेंड के एनालिसिस में यही समझ में आया है कि बेसिकली हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल है वो डिक्रीज हुआ है। आप देखिए कि 4400 के आसपास जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे रेनफॉल का जो पैटर्न है उसको एनालाइज किया गया है, जिसमें 50% के आसपास ब्लॉक्स के अंदर में 11% के आसपास जो रेनफॉल है उसका यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं जिसमें 50% के अंदर जो रेनफॉल कम हुआ उसके भी अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो 68% के अंदर में जो 4 मंथ्स है जिनको कि हम रेनफॉल के 4 मंथ्स के रूप से जानते हैं वहाँ पे जो रेनफॉल है जिसमें 68% के आसपास जो डिक्रीज हुआ है, और 90% के आसपास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जून एंड जुलाई का जो मंथ है जो खरीफ का जो क्रॉप है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में बेसिकली जो रेनफॉल है उसके अंदर डिक्रीज देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में जो रेनफॉल के अंदर डिक्रीज है वो बताया गया। स्टूडेंट्स हमारे जो 30% के आसपास कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो ड्रॉट्स हैं ईयर बाई ईयर वहाँ पे सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है। 68% के ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल है वो देखने के लिए मिला है पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में। और नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है जो कि बेसिकली हमारे कोरामंडल के कोस्ट के द्वारा जो वाटर है वो रिसीव किया जाता है नॉर्थ ईस्ट के मानसून के द्वारा, तो आप देखिए कि उसका भी जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर हम टोटल मानसून के बारे में बात करें तो साउथ वेस्ट का जो मानसून है वो 76% का जो एरिया है वो सिक्योर करता है। आप देखिए कि 11% का जो मानसून है जो वाटर है वो रिसीव होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू, उस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर हम IMD के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो कॉलोनियल एरा के समय जो ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था उसने अपने प्रॉफिट के बेसिस पे IMD को इस्टेब्लिश किया था, जिससे कि उनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको वो देख सके। तो उसी के रिगार्डिंग में विंड, वाटर एंड सनसाइन है उसका ऑब्जर्वेशन उनके द्वारा किया जाता था इनिशियल फेज के अंदर में। आप देखिए कि ब्रिटिश एरा के समय में आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस वो देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखने के लिए मिलेगा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। आप देखिए UPSC ने 2019 के प्रीलिम्स के समय क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया है, एक सर्वे ऑफ इंडिया आपको इंस्टीट्यूशन देखने के लिए मिलता है जिसके द्वारा आज भी जो मैप्स है वो डेवलप किए जाते हैं, जो 1767 के समय इस्टेब्लिश किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया। आप देखिए कि जो IMD नाम का जो इंस्टीट्यूशन है जिसके 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं उसका भी इस्टेब्लिशमेंट आपको 18 के समय ही देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा अपने प्रॉफिट के बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज अबाउट द साइंस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा गया कि किसी भी एक कंट्री के द्वारा अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेन किया गया है तो उस कंट्री के अंदर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि जब से यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो एरा आया है उसके अंदर में जो नई टेक्नोलॉजी है उसका डिप्लॉयमेंट हुआ है, वहाँ पे जो साइंस एंड
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया गया है उन एरियाज के अंदर में। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। डीआरडीओ के अंदर जो रिफॉर्म्स है उनको भी कैरी आउट किया गया है। आप देखिए कि हमारा जो साइंटिफिक एफिशिएंसी है, जो रेजिलियंस है, उनको यूज करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी को यूज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बट अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में फंडिंग के पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 0.7% ऑफ जीडीपी आपको जो कंट्रीब्यूशन है, जो यहाँ पे फंडिंग है, वो देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी लो है। इंडिया का यहाँ पे जोग्राफी है उसके पर्सपेक्टिव से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जितना ज़रूरत है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी लो है। अगर हम यूएस के कंपैरिजन में करें तो वहाँ पे आप देखिए कि 3.5% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूट किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च के रिगार्डिंग में। चाइना के अंदर में आप देखिए कि 2.5% ऑफ जीडीपी आपको देखने के लिए मिलता है चाइना का, वहाँ पे बेसिकली फंडिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो साइंस है वो आपको पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड देखने के लिए मिलती है। कुछ उसके ड्रॉबैक हैं, जैसे कि आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी है, टार्डीनेस है, गवर्नमेंट का अप्रूवल होना, काफ़ी लेट यहाँ पे अप्रूवल होना, क्रिटिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका फेलियर होना। यहाँ पे एक नासा को छोड़ के बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर में बेसिकली उन प्रोसेस को बताया गया है यहाँ पे साइंस के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स कहा गया है कि बेसिकली यहाँ पे साइंस का जो मैनेजमेंट है वो साइंटिस्ट के द्वारा ही क्यों किया जाए। बेसिकली यहाँ पे साइंस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि साइंस का जो मैनेजमेंट है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा ही क्यों किया जाए, ऐसे लोगों के द्वारा क्यों ना किया जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में काफ़ी अच्छे हैं। आप देखिए कि इनको बेसिकली सेग्रीगेट किया गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में आप एक एग्जाम्पल देखिए। आप देखिए क्रिकेट का एक लीग होता है इंडिया के अंदर में जिसको कि हम आईपीएल के रूप से जानते हैं। आईपीएल को जो बेसिकली जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया था वो पर्सन है ललित मोदी। ललित मोदी का बेसिकली वो ब्रेन चाइल्ड है जिसके थ्रू यहाँ पे आईपीएल है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। और आप देखिए कि आईपीएल की वजह से इंडिया को टू मच जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो प्रेजेंट समय में मिले हैं। आज कंपटीशन इस तरीके से है, अगर आपके द्वारा 2 या 3 मैच या 5 मैच के अंदर परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वेटिंग के अंदर में हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे साइंस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया गया कि हमको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है, स्किल ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है साइंस एंड सेक्टर के अंदर में। कंप्रीहेंसिव हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, लैक ऑफ ट्रेनिंग है प्रेजेंट समय में, और इसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। आप देखिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस को कंपेयर किया गया है यहाँ पे राइटर के द्वारा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय ही हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है कंट्री के अंदर में बेसिकली पॉवर्टी हुआ करती थी उस समय में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस तरीके से जो डेवलप है, इस तरीके से जो फंडिंग है वो नहीं किया गया था उस समय में। और आप देखिए कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर स्पेशली आईआईटीज के बारे में बताया गया है जहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके पास में मेन इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट का फंडिंग हुआ करता था, जिनको प्रेजेंट समय में गेट कीपर्स का जो स्टेटस है वो दिया गया है राइटर के द्वारा कि उनका जो गेट कीपर्स का जो स्टेटस है वो बन गया है कि उनके द्वारा अपने ही जो लोग हैं उनको फेवर किया गया, उनको एक नजराना चाहिए। नजराना इज नॉट इक्वल टू द अर्लियर फेज में जिस तरीके से जो मनी का रिक्वायरमेंट होता था, यहाँ पे नजराना है उनका एक मोनोपोली है, उनको अपने ही जो लोग हैं वो चाहिए, उनका ही वो बेसिकली फेवर है वो किया गया था उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन का रिगार्डिंग में जो पोजीशन है उसके बारे में। तो उसी का बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया गया कि यहाँ पे क्यों ना इंडिया के द्वारा यूएस का जो मॉडल है उसको यूज किया जा सके कि यंग फेज के अंदर ही साइंटिफिक सेक्टर के रिगार्डिंग के जो पर्सन है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर के अंदर यूज कर लिया जाए। या हो सकता है कि इंडिया के द्वारा एक मिक्स टाइप ऑफ मॉडल को यूज किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर को सेग्रीगेट किया जाए और साइंटिफिक कम्युनिटी को डिफरेंट यहाँ पे रखा जाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वही यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट को कैरी आउट करें, क्योंकि कुछ आपको एट्रीब्यूट्स हैं वो साइंटिफिक कम्युनिटी के देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिटी का जो प्रोसेस है वो आपको एक साइंटिफिक कम्युनिटी का एक मेन एट्रीब्यूट है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो सेल्फ ईगो है और काफ़ी सारे जो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओपन एआई के पर्सपेक्टिव से है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ओपन एआई के अगेंस्ट में, माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट में एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि ओपन एआई के द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंडर में जो उनके जो पुराने जो बेसिकली कंटेंट है उसको यहाँ पे यूज किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा कहा गया कि जो जर्नलिज्म है एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, उनका बेसिकली इस तरीके से टाइटल्स है, उनके जो रिसर्च है उसको यूज करना, उनको कंपनसेट करने का जरूरत है। तो ऐसा एक पेटिशन है वो अर्लियर फेज के अंदर भी देखने के लिए मिला था।
तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अभी कोई यहाँ का रिजल्ट है वो नहीं आया है स्टूडेंट्स इस पेटिशन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्राउंड जीरो के बारे में है। आप देखिए कि अगर हम मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं वो तो वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर उमरिया है, शहडोल है, अनूपपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि जबलपुर डिवीजन के अंदर में आपको मांडला और ढिंडोरी नाम की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे एक दागने का एक प्रोसेस है वो यूज किया जाता है स्पेशल चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में। तो उसी का ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्ट है उसको बताया गया है यहाँ पे। दागने का प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे उनको जो बेंगल्स है उनको यूज किया जाएगा। कोई भी वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो होती है चिल्ड्रंस के अंदर में, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी निमोनिया का प्रॉब्लम हुआ, कोई भी फीवर का प्रॉब्लम हुआ उस समय में, तो अभी रिसेंटली कुछ लोगों का डेथ हुआ है, उसको ग्राउंड जीरो के अंदर में यहाँ पे कन्वर्ट ऐड किया गया है। आप देखिए कि कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज जो यहाँ पे इंगेज हैं इस वर्क के अंदर में। दागने का जो प्रोसेस है बेगा है, इसके अलावा कोल है, गोंड है। बेगाज को यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रीस्ट के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि कोल है, इसके अलावा गोंड आपको ट्राइब देखने के लिए मिलेगा जिनको बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिशनल जो रूलर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके रूप से जाना जाता है गोंड ट्राइब को। यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं शुभम सिंह बघेल, उनके द्वारा बेसिकली इसको एक्सपोज किया गया है। आप देखिए कि वहाँ के जो डीएम हैं, उस एरिया के जो डीएम हैं उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और इसके अलावा आपको मांडला और ढिंडोरी नाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो डीएम हैं उनके द्वारा ऐसा जो कमेटीज है उनको बनाया गया है कि ग्रास रूट लेवल के अंदर में जो आशा एक्टिविस्ट हैं, एएनएम एक्टिविस्ट के द्वारा यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को बताया जाए कि उनको हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट करना है, ना कि इस तरीके से जो दागने का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वहाँ पे चिल्ड्रंस का जो प्रेजेंट समय में जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि बेसिकली मून के रिगार्डिंग में सेंड किया गया है। आप देखिए कि नासा के स्पेस क्राफ्ट के द्वारा इंडिया का जो चंद्रयान 3 का जो विक्रम जो लैंडर है उसके साथ में अपने जो बेसिकली अपने जो सिग्नल्स हैं वो वहाँ पे मैच हुए हैं। आप देखिए कि लेजर बीम को वहाँ पे यूज किया गया है, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड किया गया है एलआरओ के द्वारा, बेसिकली इंडिया का जो विक्रम लैंडर है उसके द्वारा। अगर हम बात करें लेजर पल्सेज के बारे में तो आप देखिए कि उसको डिस्टेंस मेजरमेंट के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। लेजर जो रेट्रो रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे का नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैंडर विक्रम थर्ड के चंद्रयान थर्ड का जो विक्रम जो लैंडर है उसके अंदर यूज किया गया था। तो आप देखिए कि बेसिकली वो जो लोकेशन है वो यहाँ पे आने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनके रिगार्डिंग में गाइडिंग लाइट के रूप में वर्क करेगा, जो कि नासा के द्वारा जो नासा का जो एलआरओ मिशन है उसके द्वारा यूज किया गया है उसको एज ए लाइटिंग गाइड के रूप में, कि ये बेसिकली यहाँ पे लैंडिंग का सेफ सिचुएशन है जिसके वहाँ पे उनके द्वारा लैंडिंग है उसको कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स, एडवोकेट एक्ट के थ्रू में कुछ एडवोकेट्स हैं जिनको सीनियर एडवोकेट का जो स्टेटस है वो दिया गया है। सेक्शन 16 है एडवोकेट एक्ट का जिसके थ्रू सीनियर एडवोकेट का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। इसी बेसिकली एडवोकेट एक्ट का जो 23 सेक्शन है वो बताता है कि यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको यहाँ पे प्री ऑडियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। उनका जो पेटिशन है उसको पहले सुना जाएगा यहाँ पे बेसिकली जजेस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा है, उनके द्वारा बेसिकली कर्नाटक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट किया गया है। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एक ऑर्फनेज हाउस है जिसके अंदर बेसिकली वहाँ पे एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया जैसे काफ़ी सारे जो मिसकंडक्ट है वो देखने के लिए मिला है, तो उन लोगों को बेसिकली वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा बुक किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बॉर्डर एरियाज़ के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च किया गया। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तराखंड का जो जोशीमठ है वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि जोशीमठ के अंदर जो लैंड सब्सिडेंस का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि हमारे रिपब्लिक डे के जो बेसिकली चीफ गेस्ट के रूप में फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है वो आने वाले हैं। पहले हमने यूएस का जो बेसिकली प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट किया था बट इतने टाइम वहाँ पे ना देने की वजह से, और इलेक्शन ईयर भी है यूएस के अंदर प्रेजेंट समय में, तो उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है उनको इनवाइट किया गया जयपुर के अंदर, ये इनिशियल फेज के अंदर में आएंगे। काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में जो एमओयूज हैं उनको यहाँ पे साइन किया जाएगा इंडिया और फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट है, सबमरीन है, जेट इंजन टेक्नोलॉजी है, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेसिकली डिजिटल पेमेंट कोलोब्रेशन के रिगार्डिंग में जो बेस्टाइल डे परेड के अंदर जब शामिल हुए थे तो उस समय में डिजिटल कोलोब्रेशन को प्रमोट करने के बारे में बात की गई थी कि यूपीआई पेमेंट है उसको यूज किया जाएगा इंडिया और फ्रांस के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो 25 ईयर्स हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जो 25 ईयर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 2047 के रिगार्डिंग में
ओरिजिन नाम का एक बेसिकली जो लॉन्च है वो किया गया है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को प्रमोट करने की रिगार्डिंग में। आप देखें कि 2009 के समय में न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा, जिसके थ्रू में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनको बनाना था जैतपुर नाम की जो जगह है महाराष्ट्र के अंदर में। तो हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को आने वाले समय में साइन कर लिया जाए इस मीटिंग के दौरान में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो इवेंट होरिजिन नाम का जो कॉन्सेप्ट है 2047 के समय में इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है उसके रिगार्डिंग में, जिसके अंदर सिक्योरिटी है सॉवरेनिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा दोनों ही कंट्रीज के द्वारा। प्लानेट है उसके परस्पेक्टिव से एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा मीन्स क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में। और पीपल्स का जो कोलैबोरेशन है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज हो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार के बारे में है। आप देखें कि आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी है, इनोवेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सेक्टर के अंदर में यहाँ पे मेडल एंड सर्टिफिकेशन है वो दिए जाते हैं चिल्ड्रंस को। चिल्ड्रंस का एज लिमिट है 18 ईयर से अबाउ उनका एज लिमिट नहीं होना चाहिए। उनको बेसिकली यहाँ पे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के थ्रू में जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो चाइल्ड है उसके द्वारा यहाँ पे जो चिल्ड्रंस का जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बेसिकली अवार्ड्स हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो उनको प्रेसिडेंट के द्वारा इनवाइट किया गया है। पीएम सर भी मिलते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो अवार्डी जो चिल्ड्रंस हैं उनके साथ में उनका ब्रेवरी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक वेलफेयर अवार्ड है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1996 के समय में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उनको स्टार्ट किया गया था। हमारी जो क्लासिकल जो हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेज है शेड्यूल 8 के अंदर में उन लैंग्वेज के रिगार्डिंग में रीजनल लैंग्वेज के अंदर में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको प्रिपेयर करने का जो गाइडलाइन है वो इश्यू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नोबल ल्यूरेट हैं उनके द्वारा बेसिकली पेन के परस्पेक्टिव से ड्रग के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में एक इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया गया है दिल्ली के अंदर में। आप देखिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने के लिए मिलता है। ड्राई एंड सेमी ड्राई जो एरिया है उसके अंदर में ये पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो राजस्थान है राजस्थान स्टेट का आपको स्टेट बर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कि बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में सिचुएटेड है। डेजर्ट नेशनल पार्क 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क है वो क्या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है या 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 90% जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो पॉपुलेशन है वो वहीं पे पाया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर में, जो कि बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर सिचुएटेड है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है, राजस्थान और गुजरात के अंदर में पाए जाते हैं, बट उन एरियाज के अंदर में ट्रांसमिशन जो पावर लाइन्स हैं उनको वहाँ पे प्रोजेक्ट को लाने की वजह से उनकी काफ़ी सारी जो डेथ के इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कि उनका जो रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड के अंदर में देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग कहाँ पे होता है स्टूडेंट, डावोस के अंदर में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर में। तो वहाँ पे इजराइल के जो प्रेसिडेंट है वो गए थे, उनके ऊपर में क्रिमिनल जो पेटिशन है वो फाइल की गई है, उनके रिगार्डिंग में क्रिमिनल कंप्लेंट है उसको फाइल किया गया। नॉर्थ कोरिया के द्वारा अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है, उसका टेस्टिंग किया गया है। रसिया के अंदर एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है। और आप देखिए कि रसिया के द्वारा फ्रांस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ पे सम्मान किया गया क्योंकि उनका जो एंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिला है यूक्रेन के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया ईरान और पाकिस्तान के द्वारा। आप देखिए कि बलूचिस्तान रीजन के अंदर दोनों के द्वारा जो एयर स्ट्राइक है उसको कंडक्ट किया गया था। उसके बाद में डीएस्केलेशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में बोथ कंट्रीज एग्री हुए हैं। और एंटी ड्रग ऑपरेशन है जो श्रीलंका के अंदर देखने के लिए मिले हैं। श्रीलंका के रिगार्डिंग में आपको जो पेरिस क्लब ऑफ क्रेडिटर्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। वहाँ का जो डेप्ट है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा आने वाले समय में। आईएमएफ के द्वारा बेसिकली जो डेप्ट है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा श्रीलंका की रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 2019 के समय श्रीलंका के अंदर जो बॉम्बिंग के इंसिडेंट देखने के लिए मिले थे उस समय में वहाँ पे टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट एक आइलैंड कंट्री है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस का जो सिचुएशन है वो डेवलप हुआ, इकोनॉमिक सिचुएशंस इस तरीके से डेवलप हुई उस बॉम्बिंग के बाद में कि जिसकी वजह से डेप्थ ट्रैप के अंदर में कम्प्लीटली फंस गया है श्रीलंका। तो उसका जो जितना भी डेप्थ है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा आईएमएफ के द्वारा आने वाले समय में। इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पे जो अटैक्स हैं वो किए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।